जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने कहा था कि एएलपी में जितने भी 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं पार्ट ए का नॉन टेक्निकल में दोस्तों, जिसमें से बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग एग्जैक्ट यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को दोस्तों चेक करेंगे कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं। और दोस्तों आप पहले दोस्तों आप इस सीरीज को क्वेश्चन को दोस्तों अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा और कितने नंबर आपके आ रहे हैं दोस्तों ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितने नंबर आ रहे हैं। तो इससे दोस्तों आपको क्या होगा कि आप अपने आप को खुद जांच सकोगे कि आप कितने पानी में हो, कि कितने नंबर तक आपके आ रहे हैं, कितने नंबर आपके आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों यहाँ पे कि 50,000 किलोग्राम दरमान की एक ट्रेन 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 25 मीटर पर सेकेंड की चाल प्राप्त कर लेती है। इसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ? गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ? तो देखिए दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा गतिज ऊर्जा होता है, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर होता है। कितना होता है? हाफ एम बी स्क्वायर होता है। लेकिन वेलोसिटी इसमें क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो गतिज ऊर्जा में भी कुछ परिवर्तन होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 1/2 एम। मास तो दोनों के लिए सेम है, द्रव्यमान क्या है? दोनों के लिए सेम है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे। तो यहाँ पे जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना निकल करके आ जाएगा? 1/2। द्रव्यमान की बात करें दोस्तों कितना है? 50,000 kg। यहाँ पे हमने क्या किया? 50,000 लिख दिया। और फाइनल वेलोसिटी देखिए दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी किसको कहते हैं? जहां से जब शुरू होता है, प्रारंभिक वेग को इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड है। और जो फाइनल वेलोसिटी है, जिसको v से हम डिनोट करते हैं, वो कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड है। क्या है? 25 मीटर पर सेकेंड है। और मास की बात करें द्रव्यमान का, तो वो कितना है? 50,000 kg, यानी कि 50,000 kg, 50,000 kg। तो यहाँ पे दोस्तों इसका v बराबर कितना हो गया? 25। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसको दोस्तों हम अगर काटेंगे तो कितना आएगा? 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, यानी कि 25 दूना 50, यानी कि 25 और 3 जीरो, 3 जीरो आ जाएगा। फिर 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 25 25 से 625 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25 होगा। फिर ये 25,000 यहाँ पे हो जाएगा। फिर अब 625 में दोस्तों 25 चला जाएगा, 25 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 600 बचेगा। तो यहाँ पे 600। अब 25 छक्के कितना होता है? 150। 25 छक्के 150। फिर 3 जीरो इधर, 1 2 3 जीरो, फिर 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर। तो यहाँ पे अब 15,000 कौन सा है? यानी कि इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि इतना करोड़। तो 15 कौन है? 15 सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा क्योंकि 15 और कोई नहीं है। अब इसको अगर हम आगे करें दोस्तों तो कितना जीरो है? 15 के बाद की बात करें तो कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6। कितना है? 6। तो 6 को दोस्तों क्या बोलते हैं? मेगा। जिसकी एक मेगा बराबर कितना होता है? 10 की पावर 6 मीटर। 10 की पावर 6 मीटर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 15 मेगा जूल। 15 10 की पावर 6 की जगह पर क्या करेंगे? मेगा जूल कर देंगे। तो 10 की पावर यानी कि 10 गुना, यानी कि 10 मेगा जूल कितना हो जाएगा? 10 मेगा जूल, जो कि यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि 180 ग्राम द्रव्यमान की एक तवे की उष्मा क्षमता का पता लगाएं। अगर 2400 जूल ताप प्राप्त करने पर इसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस डिग्री बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है? हीट कैपेसिटी। क्या क्या बोला गया दोस्तों? हीट कैपेसिटी। क्या बोला गया? तो हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी बराबर हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों? कि जो हीट कैपेसिटी होता है, हीट कैपेसिटी बराबर
हीट कैपेसिटी बराबर क्या होता है, चेंज इन यानी कि जो ऊर्जा होता है, टोटल एनर्जी यानी कि कुल ऊर्जा बट्टा चेंज इन टेम्परेचर, टोटल एनर्जी बट्टा चेंज इन टेम्परेचर। टोटल एनर्जी, या तो इसको चेंज इन एनर्जी या तो टोटल एनर्जी, जो भी होगा, तो एनर्जी लेकिन ऊपर रहेगा, टोटल एनर्जी बट्टा चेंज इन टेम्परेचर, 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 चेंज इन टेम्परेचर। तो एनर्जी की बात करें दोस्तों तो कितना दिया गया है, 2400 जूल दिया गया है। और चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया गया है, 50 डिग्री सेल्सियस। बाकी हमें दोस्तों द्रव्यमान क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हीट कैपेसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, 2400 जूल अपॉन कितना टेम्परेचर कितना है, 50, यानी कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 25 80 40, यानी कि 48। अब देखिए दोस्तों यूनिट की बात करें तो यूनिट ऊपर हमारा क्या है, हीट है। तो हीट का एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी है जो कि हीट है, वो क्या है, हीट एनर्जी है। टोटल एनर्जी या तो उष्मा ऊर्जा हम कह सकते हैं, हीट एनर्जी टोटल एनर्जी, या तो टोटल उष्मा ऊर्जा, टोटल उष्मा ऊर्जा। तो ऊपर क्या है, ऊर्जा है, नीचे क्या है, तापमान। तो जाहिर सी बात है कि जब ऊर्जा है तो ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और तापमान का क्या होता है, जूल पर केल्विन। तो 48 जूल पर केल्विन, तो यहाँ पे 48 जूल पर केल्विन ए नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने दोस्तों डिटेल से हीट में इसको बता रखा है कि एक फॉर्मूला हीट निकालने के लिए क्या होता है, एम एस डेल्टा टी, सॉरी, हीट इक्वलिटी जो होता है एम एस डेल्टा टी होता है। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक हीट है, तो स्पेसिफिक हीट नहीं निकालना है दोस्तों, बल्कि हीट कैपेसिटी निकालना है। अगर इस एस की बात करें, या तो यहाँ पे सी भी लिखा जाता है, तो ये स्पेसिफिक हीट होता है, हीट कैपेसिटी नहीं होता। तो हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, हीट यानी टोटल एनर्जी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। क्योंकि देखिए दोस्तों, चाहे हीट की बात करते हैं, हीट ऊर्जा या टोटल एनर्जी, हीट और एनर्जी दोनों क्या होता है, एक ही होता है। चाहे हीट बोल लो चाहे एनर्जी बोल लो, दोनों एक ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विभवांतर भी धारा आई, चालकता चालकता रो, लंबाई एल और धातु के तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच का सही संबंध है, सही संबंध है। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे दो तीन फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि हम लोग ओम्स लॉ को क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। फिर रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, रो अपॉन एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। उसके बाद दोस्तों और कोई फॉर्मूला इसमें लगेगा क्या, यही फॉर्मूला, यानी कि इन दोनों फॉर्मूला को दोस्तों मिक्स करके इस दोनों फॉर्मूला से क्या बनाया गया है, यहाँ पे ये फॉर्मूला बनाया गया है। तो कौन सा यहाँ पे आंसर होगा, ये देखिए। देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें से सब में से बात करें तो रेजिस्टेंस कहीं दिख रहा है क्या, रेजिस्टेंस क्या आर हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि इस आर को हटाना है। क्या करना है, आर को हटाना है। तो क्यों ना हम V इक्वल टू आई आर होता है, तो R इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आई लिख सकते हैं, V अपॉन आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, अब इसको देखिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में अगर हम दोस्तों इस फॉर्मूला को लेकर के अगर चलें, रो अपॉन रो इंटू एल अपॉन ए, एल अपॉन ए, तो इस आर की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इसको रख देते हैं V अपॉन आई। क्या इसको रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये रो एल अपॉन ए, अपॉन ए। अब इसको दोस्तों आगे अगर हम करेंगे, आगे अगर करेंगे क्रॉस, अगर इसको क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, भी ए इक्वल टू, ये आई इधर चला जाएगा, रो एल ए, रो एल ए। तो भी ए रो एल ए, रो एल ए। भी हमारा करेंट है ना दोस्तों, ये आई हमारा हो जाएगा ना, ये आई ना होगा, करेंट है, क्योंकि ये आई उधर चला जाएगा। तो ये अब कौन सा हो जाएगा, वी ए आई एल, यानी कि रो एल आई, रो एल आई कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इन दोनों को कंबाइन करके ये फॉर्मूला बनाया गया है।
इस फॉर्मूले को और क्या हो जाएगा, सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि मंगल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी के मुकाबले एक तिहाई है। यदि एक अंतरिक्ष यात्री का पृथ्वी पर वजन 72 किलो है, तो मंगल पर वजन कितना होगा? मंगल पर वजन कितना होगा? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना है दोस्तों? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कि दोस्तों यहाँ पे दो ग्रह है, क्या बोला गया है? एक मंगल ग्रह है और दूसरा क्या है? पृथ्वी है, अर्थ है। क्या है दोस्तों? एक मंगल ग्रह है, एक पृथ्वी है। तो दोनों को दोस्तों हम अलग अलग से लिखते हैं। ये मंगल ग्रह हो गया और ये अर्थ हो गया, यानी कि पृथ्वी हो गया। अब मंगल ग्रह और अर्थ में क्या क्या दिया गया है कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, यानी कि जी का वैल्यू दिया है, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। और मंगल ग्रह का क्या बोला गया? त्वरण मंगल पर पृथ्वी के कारण गुरुत्व त्वरण पृथ्वी के मुकाबले एक तिहाई है। यानी कि यहाँ पे त्वरण कितना होगा? पृथ्वी का अगर 10 है, पृथ्वी का अगर 10 है, तो ये एक तिहाई यानी कि इतना होगा। मंगल ग्रह पर क्या होगा? एक तिहाई यानी कि 10/3 हो जाएगा। यदि एक अंतरिक्ष यात्री का पृथ्वी पर वजन, यानी कि पृथ्वी पर जो इसका भार है दोस्तों, वो कितना है? 72 किलो है। इसका वेट कितना है? 72 केजी है। इसका वेट 72 केजी है, किलोग्राम फोर्स है यानी कि। तो ये मंगल ग्रह पर इसका वेट कितना होगा? मंगल ग्रह का पर इसका वेट क्या होगा? वेट क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, वेट बराबर हमारा क्या होता है? mg होता है। वेट बराबर क्या होता है? mg होता है। तो ये हमारा, ये क्या दिया गया है? किलोग्राम है। वेट यानी कि किलोग्राम है, किलो। किलो यानी कि इसको मास कह सकते हैं, मास है। तो मास है ये। तो ये इसका यही धर्म पृथ्वी पर कितना है दोस्तों? 72 केजी है। लेकिन इसका वेट की बात करेंगे तो मंगल ग्रह पर कितना हो जाएगा? तो मास की जगह पर यहाँ पे क्या रखेंगे? 72 रखेंगे। और जी का मान वहां पे कितना है? 10/3 है। 10/3 है। अब 3 से काटेंगे तो कितना बार में काटेगा? 3×2 = 6, 3×4 = 12, 24 दिया 72 आने की। फिर 24 आने की 240। और वेट को हम किस में लिखते हैं? न्यूटन में लिखते हैं। भार को न्यूटन में लिखते हैं। यानी कि 240 न्यूटन कहाँ पे हो जाएगा? मंगल ग्रह पे हो जाएगा। 240 न्यूटन कहाँ पे होगा? मंगल ग्रह पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक चीज और दोस्तों, ये जो 72 केजी है, ये क्या है? द्रव्यमान है, ये वेट नहीं है। अगर पृथ्वी की वेट की बात करेंगे तब कितना होगा? 72 गुना 10 करेंगे तो 720 न्यूटन होगा। पृथ्वी पर इसी वस्तु का वेट कितना होगा? न्यूटन, यानी कि 720 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन मंगल ग्रह की बात करें तो कितना होगा? 720 होगा। तो यहाँ पे अगर 3 से डिवाइड करेंगे तभी 240 आंसर आ जाएगा मंगल ग्रह का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि किसी कार की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो उसकी गति ऊर्जा डैश के अनुपात में बढ़ जाएगी। देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा की बात किया गया है कि बढ़ जाएगी। तो सबसे पहली बात दोस्तों, गतिज ऊर्जा इसमें दो तरीके से निकालना होगा। पहले काइनेटिक एनर्जी एक निकालेंगे, दोनों का द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों? सेम होगा। तो पहले का वेलोसिटी कितना है? 64। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 64 का स्क्वायर, यानी कि 64 × 64। तो काइनेटिक एनर्जी 1 है ये। लेकिन जब इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, तब इसका क्या होगा? 1/2 m इंटू 120 गुना 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा। अब इसका वेट, यानी कि इसका क्या बोला है कि गतिज ऊर्जा का अनुपात में बड़ी है, अनुपात में बड़ी है। तो इसको क्या करना है दोस्तों? इसमें कुछ नहीं करना है। इसको जस्ट फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो बढ़ा हुआ है, जो सबसे अधिक कौन होगा? जब वेलोसिटी इसमें है, द्रव्यमान दोनों का सेम है, वेलोसिटी किसका अधिक है? फाइनल वाले का। यानी कि वेलोसिटी वही ऑब्जेक्ट का जब स्पीड बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी 2, इसमें रेशियो निकालना है दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी 2 बटा काइनेटिक एनर्जी 1। काइनेटिक एनर्जी 1, तो काइनेटिक एनर्जी 2 कितना है? 1/2 m इंटू 120 गुना 120 अपॉन 1/m इंटू 64 गुना 64। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो कट जाएगा। फिर इसको अगर काटेंगे कितना बार में कटेगा? 8×8 = 64। फिर 8×1 = 8, 8×1 = 8, कितना बच गया? फिर 4, 8×5 =
40, फिर अठी अठी 64, अठी अठी 64, 8 का 8, 8 पचे 40, यानी कि 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 15 15 गुना 225, और अठी अठी कितना हो जाएगा दोस्तों, 64, अठी अठी 64, यानी कि इन लोगों का जो अनुपात हो जाएगा वो 264 बट्टा सॉरी 225 बट्टा 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर आयात वाले सोने के बिस्कुट का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सोने का घनत्व कितना है, 19 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो डेंसिटी कितना दिया गया दोस्तों, 19 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और अगर बिस्किट का, सोने का बिस्कुट है, उसका वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम क्या होता है, घनाभ का वॉल्यूम या क्यूबॉइड का क्या होता है, भी घनाभ आयतन, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 3 इंटू 0.5, तो ये इसका क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम, यानी कि 5 15 15 पचे 75, यानी कि 7.5 क्या सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकल गया, वॉल्यूम। निकालना क्या है इसमें से, निकालना क्या है दोस्तों, मास निकालना है, द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान क्या होगा ये निकालना है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास निकालना है तो डायरेक्ट क्या करना है, डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे। डेंसिटी कितना है 19 और वॉल्यूम कितना है 7.5, 7.5। तो 19 पचे 95, बाकियात 9, फिर 19 19 33 से, यानी कि 133 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 132, नहीं नहीं 19 सत्ते 33 से और 9 जोड़ेंगे तो 9 3 12 का 2, 3 और 1 4, यानी कि 142, कितना आएगा 142। तो 142 क्या दोस्तों, ये हमारा यूनिट किस में है, ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब में, तो जाहिर सी बात है ये ग्राम में ही आएगा, किस में आएगा, ग्राम में ही आएगा। तो 142.5 ग्राम बी नंबर का ऑप्शन है जो कि सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि 300 ग्राम धातु के एक ब्लॉक की विशिष्ट ताप क्षमता क्या होगी। देखिए दोस्तों विशिष्ट ताप क्षमता, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला गया है, क्या बोला गया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। यहाँ पे अगर हीट कैपेसिटी सिर्फ बोलता तो हम लोग वहां पे हीट कैपेसिटी यानी कि सी निकालते हैं और फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं, हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन हमें यहाँ पे स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट उष्मा यानी कि इस एस को निकालना है। तो एस बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, डेल्टा टी, यानी कि इस फॉर्मूले का यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है। अब डाटा क्या क्या दिया गया दोस्तों, मास की बात करें तो मास कितना दिया गया है 300 ग्राम, और ये उष्मा ऊर्जा यानी कि हीट कितना दिया गया है, हीट 12 किलो जूल, यानी कि 12,000 जूल, 12,000 जूल। और जो चेंज इन टेम्परेचर है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया गया है, चेंज इन टेम्परेचर जो दिया गया है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, हीट की जगह पर यहाँ पे कितना दिया गया है 12,000 जूल, और मास कितना है 300 ग्राम, और ये क्या है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। अब इसको अगर काटेंगे दोस्तों 2 जीरो और 1 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो ये खत्म हो गया। अब किससे कटेगा, 3 चौके 12, फिर 25 80 40, यानी कि 0.8, 0.8। तो 0.8 जूल हीट का क्या होता है, हीट देखिए तो हीट का क्या होता है, जूल होता है, हीट का एनर्जी क्या होता है जूल, और मास का क्या होता है केजी, और टेम्परेचर का क्या होता है सेल्सियस। तो अगर यहाँ पे ग्राम में है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ग्राम लिखेंगे, सीजीएस यूनिट में ग्राम प्रति सेंटीग्रेड, ग्राम प्रति सेंटीग्रेड या तो केल्विन। तो यहाँ पे जूल पर ग्राम पर केल्विन, 0.8 पर जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो कि ऑप्शन पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक चरखी प्रणाली पुली सिस्टम का दक्षता का पता लगाइए। दक्षता मतलब क्या दोस्तों, इफिशियंसी, इफिशियंसी यानी कि क्षमता क्या होगा, जिसका आंतरिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना दिया गया है 3.6। जहां रस्सी को 8 मीटर खींचने पर, रस्सी को 8 मीटर खींचने पर 1 मीटर ऊपर उठ जाता है, यानी कि दोस्तों ये
8 मीटर खींचा जा रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट है, यानी कि जितना हम बल लगा रहे हैं 8 मीटर अगर हम खींचते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट कितना है, ये 8 मीटर है, 8 मीटर। और ये लोड, यानी कि लोड कितना उठ रहा है, 1.6 मीटर उठ रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड जो कि कितना है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। हम क्या जानते हैं दोस्तों कि इफिशियंसी जो हमारा होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, और वेलोसिटी रेशियो तो हमें यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, यानी कि प्रयास द्वारा तय की गई दूरी और भार बट्टा भार द्वारा तय की गई दूरी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट कितना है 8 है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना है 1.6। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा 0, यानी कि 16 25 80, यानी कि वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया 5 आ गया। तो इफिशियंसी निकालेंगे कैसे दोस्तों, मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया हमारा 3.6, और वेलोसिटी रेशियो कितना हो गया 5, वेलोसिटी रेशियो 5 गुना क्या करेंगे हम 100 करेंगे। तो 5 दूना 10 यानी कि 20, 20 हो गया। तो 20 छक्के 20 से 0, बाकी अंक कितना हो जाएगा 12, यानी कि 20 के 60, 60 और 10 70 और 2 72, क्या होगा 72, एक अंक के बाद 10 मान लो, यानी कि इफिशियंसी क्या हो गया 72% निकल करके आ गया, 72% निकल करके आ गया। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, डी नंबर का क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं डिटेल से पूरा नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूँ पहले ही। तो थ्योरी पोर्शन मैं करा चुका हूँ, इसीलिए अब यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन ही मैं कराऊंगा जितने भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि यदि 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1.5 लीटर गर्म पानी को 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 2.5 लीटर ठंडे पानी में मिलाया जाता है, तो अंतिम समतुल्य पात पात क्या होगा, पात नहीं दोस्तों यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, ताप होगा। यहाँ पे ताप क्या होगा यदि उष्मा की कोई हानि नहीं होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात को दोस्तों ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये थोड़ा सा घुमाया हुआ है। जैसे कि दोस्तों क्या बोला गया है कि दो पानी का अंश है, एक क्या है हॉट वाटर है, हॉट वाटर है, और एक दूसरा क्या है दोस्तों कोल्ड वाटर है, यानी कि एक गर्म पानी है एक ठंडा पानी है, गर्म पानी है और एक क्या है ठंडा पानी है। तो गर्म पानी का जो तापमान है वो कितना है 80 डिग्री सेल्सियस है, 80 डिग्री सेल्सियस है। और जो ठंडे पानी का तापमान है वो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है। अब जो गर्म पानी है उसका द्रव्यमान कितना है 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर यानी कि दोस्तों 3.3/2 लीटर द्रव्यमान। इसको देखिए दोस्तों मास और वॉल्यूम दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें भी वॉल्यूम है। देखिए गर्म पानी का भी आयतन वॉल्यूम में दिया गया है द्रव्यमान, और इसमें भी वॉल्यूम में दिया गया है। तो इसमें द्रव्यमान में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक द्रव्यमान मास में द्रव्यमान केजी में होता और एक अगर लीटर में होता तब चेंज करने की जरूरत पड़ता, लेकिन दोनों का अगर लीटर में है तो लीटर में ही रहने देंगे हम। तो 3/2 लीटर, और इसका मास और वॉल्यूम जो दिया गया है वो कितने का दिया गया है 2.5 लीटर, यानी कि 5/2। देखिए दोस्तों ये 1.5 लीटर है, 1.5 लीटर तो 2 का 2 और एक 3/2 हम इसको लिखेंगे। और ये 2.5 लीटर यानी कि 2.1/2, 2 2 4 एक 5/5 कितना हो जाएगा 2। या तो 1.5 लीटर आज 1.5 इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 2.5 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पॉइंट में रखने से ज्यादा कैलकुलेशन टफ होता है, तो इसलिए पॉइंट में नहीं रखेंगे। अब ये क्या हो गया दोस्तों, इसका इतना हो गया। अब क्या बोला गया है कि तो अंतिम समतुल्य ताप क्या होगा यदि उष्मा की कोई हानि नहीं होता। अब देखिए दोस्तों ये गर्म पानी को और ये ठंडे पानी को मिला दिया गया, क्या किया गया मिला दिया गया। जब दोनों पानी को मिलाएंगे तो इसका जो फाइनल तापमान होगा वो टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा। तो देखिए दोस्तों ये 80 डिग्री सेल्सियस है, तो जाहिर सी बात है कि जब कम तापमान के तापमान में जाएगा तो इसका तापमान घटेगा, यानी कि T1 का तापमान क्या होगा ये घटेगा। लेकिन इसका हीट अगर यहाँ से रिलीज होगा तो किस में जाएगा, इसमें जाएगा, यानी कि T2 का तापमान क्या होगा बढ़ेगा, T2 का तापमान बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा जो फाइनल टेम्परेचर होगा इससे कम होगा, इससे अधिक होगा, इससे अधिक होगा। तो अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले का क्या इस्तेमाल करेंगे, हीट हम क्या जानते हैं, जो हीट हमारा Q इक्वल टू क्या होता है एमएस डेल्टा टी। Q इक्वल टू क्या होता है दोस्तों एमएस डेल्टा टी। इसको दोस्तों साइड में रखेंगे।
जैसे कि हम क्या होता है Q इक्वल टू क्या होता है ms डेल्टा T। तो हम दोस्तों इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हीट दोनों का केस में क्या है बराबर है। जैसे Q1 इसका हीट मान लेते हैं Q1 होगा, इसमें क्या होगा Q2 होगा। तो ms डेल्टा T इक्वल टू ms डेल्टा T। अब देखिए दोस्तों जो स्पेसिफिक हीट होता है ना, जो S होता है ना, इसको क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, या तो विशिष्ट उष्मा कहा जाता है। विशिष्ट उष्मा या तो स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। विशिष्ट उष्मा या तो स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। तो दोनों के केस में क्या है पानी है। तो स्पेसिफिक हीट अलग अलग तत्वों का अलग अलग होता है। पानी का अलग होता है, तेल का अलग होता है, लकड़ी का अलग होता है, कोयले का विशिष्ट उष्मा अलग होता है। तो हर एक तत्व का या पदार्थ का अलग अलग विशिष्ट उष्मा होता है। तो दोनों के केस में जब पानी है तो विशिष्ट उष्मा दोनों का सेम है, तो विशिष्ट उष्मा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब द्रव्यमान की बात करें तो गर्म वाले का द्रव्यमान कितना है T1, यानी कि गर्म वाले द्रव्यमान का कितना है इसका 3/2, 3/2। अब देखिए दोस्तों टेम्परेचर जब इसकी हम बात कर रहे हैं तो इसका तापमान क्या होगा 80 ज्यादा होगा, और इसका जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो माइनस कर देंगे इसमें, यानी कि टेम्परेचर इसका टेम्परेचर कितना चेंज होगा 80 है तो कितना घटेगा, तो माइनस टी एफ, यानी कि फाइनल टेम्परेचर घट के कितना हो जाएगा टी एफ ही होगा, टी एफ ही होगा। तो अब इधर क्या लिखेंगे 5/2 अपॉन, यहाँ पे क्या करेंगे टी एफ -40, यानी कि जो अधिक तापमान होगा उसमें से फाइनल टेम्परेचर को घटा देना है, और जो कम तापमान होगा उसमें से फाइनल टेम्परेचर में से कम तापमान वाले को घटा देना है। अब ये 2 से 2 क्या होगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8×4 = 24, यानी कि 240 माइनस 3 TF, 3 TF इक्वल टू 5 TF माइनस 5 × 4 = 20, यानी कि 200। 200। अब देखिए दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, इस माइनस वाले को इधर ले जाते हैं, यानी कि टीएफ को इधर ले जाते हैं, 200 को इधर ले जाते हैं, यानी कि 240 माइनस है, ये माइनस में है, बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और ये क्या है 5 TF, अब ये माइनस में है बराबर के इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 TF, 3 TF। अब यहाँ पे दोस्तों 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 TF इक्वल टू 4×2 = 6, यानी कि 64, 64। अब टी एफ इधर रहेगा, अब इसको 8 को ले जाएंगे उधर तो 8×8 = 64। ओ सॉरी 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 दोस्तों सॉरी, यहाँ पे 400 नहीं होगा ना, 5×4 = 20, 5×4 = 20, तो ये माइनस से 200 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 200 हो जाएगा, दो दो कितना हो जाएगा 400, 400। यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 440, कितना होगा 440 होगा, 440 होगा तो कितना होगा 8×5 = 40, 8×5 = 40, यानी कि 55 क्या हो जाएगा 55 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा है बी नंबर का है। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण डैश है, डैश है। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं कि जो जैसे कि हमारा यहाँ पे दोस्तों एक चित्र ड्राइंग हम ड्रॉ करते हैं चित्र, जैसे ये हमारा क्या है दोस्तों पृथ्वी है, ये क्या है जैसे ये हमारा क्या है पृथ्वी है, अर्थ है, क्या है पृथ्वी है। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं अंतरिक्ष में चला जाते हैं, यानी कि दूसरे ग्रह पे चला जाते हैं। देखिए दोस्तों ये चंद्रमा था, ओ सॉरी ये पृथ्वी है, और ये क्या है चांद है या मून है। तो यहाँ पे जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन जब चंद्रमा पर चल जाएंगे तब जी का वैल्यू क्या होता है, जी का वैल्यू तब कितना होता है 9.8/6 होता है। क्या होता है 6 होता है, यानी कि जब हम पृथ्वी से दूर जाएंगे तो इसका गुरुत्वाकर्षण तो इतना है, लेकिन ये चेंज भी होगा थोड़ा बहुत, वैसे तो एग्जैक्टली कांस्टेंट टर्म में होता है, लेकिन ये क्या होगा थोड़ा बहुत कभी कभी चेंज करेगा। क्या करेगा चेंज करेगा, क्या करेगा दोस्तों चेंज करेगा। तो इसका जो पृथ्वी की सतह पर बात करेंगे भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा कहाँ पे होगा पृथ्वी के बीचों बीच से जाएगा। तो पृथ्वी के बीचों बीच से जब जाएगा तो इसका
कितना होता है, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन पृथ्वी के जब धुर ऊपर बात करें या सतह पर बात करेंगे, सतह पर, पृथ्वी के सतह पर कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो भूमध्य रेखा पर कितना होता है, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओम और आर ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो 4.5 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, पहले एक सर्किट है, क्या है, एक, जैसे कि एक क्या है दोस्तों, सर्किट है, एक सर्किट है जिसमें क्या दोस्तों, ये समांतर क्रम में ऐड रखा गया है। क्या है ये, समांतर क्रम में रखा गया है, जिसमें से दोस्तों जो ये क्या दिया गया, इसका रेजिस्टेंस जो है वो आर ओम है, और इसका क्या दिया गया है, 6 ओम दिया गया है। लेकिन इन दोनों का जो इस पूरे सर्किट में कितना रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो 4.5 ओम का है, 5.4 ओम का है। यानी कि दोस्तों इसको R1 मान लेते हैं और इसको R2 हम मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम रेजिस्टेंस जब समांतर क्रम में होता है तो हम कैसे निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन इस इक्विवेलेंट का मान पहले से दे रखा है, पहले से दे रखा है, यानी कि 1/4.5 इक्वल टू 1/R1 की जगह पर क्या लेंगे हम, R ओम लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे हम, R ओम। तो 1/R इसको रखेंगे, यानी कि इस R को निकालना है, इस R को निकालना है, प्लस 1/R2, R2 बराबर कितना है, 6 ओम है, तो ये प्लस में है, इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे। तो 1/R इक्वल टू 1/4.5 माइनस से, सॉरी, 1/6। अब इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, यानी कि 4 इसका, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा, 18। इसका एलसीएम 18 हो जाएगा, तो कितना होगा, 45 दोनों, यानी कि 4 बार में 45, यानी कि 4 चौके 16, अरे 5 चौके 20, यानी कि 2। तो ये 4 बार में कटेगा, कितना, 45 चौके, यानी कि 4.5 को 4 में गुना करेंगे, इतना आ जाएगा। फिर 4 प्लस 6 तिया कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 3, यानी कि 3। तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, यानी कि 3 4 3 7/18। इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 18, कितना हो जाएगा, एलसीएम 18। तो 4.5 यानी कि 4 बार में कटेगा, माइनस 6 या 18, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 में 3 जगह 1/18, यानी कि 1 बाय कितना होगा, 1/R, 1/R है ये। तो R का इसको क्रॉस गुना कर देंगे तो R रेजिस्टेंस टोटल कितना निकल करके आएगा, R इक्वल टू 18 ओम, यानी कि इसका कितना है, R बराबर 18 ओम निकल करके आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले धातु के उस घन के किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका वजन इतना किलो न्यूटन है और जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो इसमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, लंबाई, यानी कि लेंथ निकालने के लिए बोला गया है। तो लेंथ, जैसे देखिए दोस्तों, एक क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इस प्रकार से, यानी कि 3D होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, 3D होगा। तो इसका आयतन जो है कितना दिया गया है, इसका घनत्व पहली, तो दूसरे इसका डेंसिटी जो दिया गया है वो 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। और इसका वेट, यानी कि वेट जो भार है वो कितना दिया गया है, 17.28 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन। और जी का मान, जो गुरुत्वाकर्षण होता का मान है, जी बराबर कितना दिया गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो हम दोस्तों, अगर हम इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम, क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की बात करें तो ये घन है, तो घन का, ये क्या है, घन है ना, ये घन है, तो घन का आयतन क्या होता है, एल क्यू होता है। तो यहाँ से घन, जब वॉल्यूम निकल जाएगा तो वॉल्यूम निकालने के बाद यहाँ से हम लेंथ को क्या करेंगे, निकाल लेंगे, यानी कि इस घन का लंबाई को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा वेट कितना है, वेट का फॉर्मूला क्या, वेट बराबर कितना दिया गया है, वेट का फॉर्मूला कितना होता है दोस्तों, क्या होता है, mg होता है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है, mg। तो यहाँ पे वेट बराबर की अगर बात करें तो 1, यानी कि 17.28 किलो न्यूटन है। किलो की जगह पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1000 रख देंगे न्यूटन, और यहाँ पे जी को क्या करेंगे, बराबर के उस पर ले जाएंगे। तो जी बराबर कितना है दोस्तों, जी बराबर 10 है, जी बराबर 10 है। तो यहाँ पे मास कितना निकल जाएगा, मास डायरेक्ट निकल जाएगा। तो मास कितना निकल कर क्या जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि ये 200 गुना
2 से गुना किए, 2 जीरो से गुना, 17 28, 17 28 क्या निकल कर के आ गया यहाँ पे दोस्तों, 17 28 केजी। द्रव्यमान मास कितना निकल के गया, 17 28 केजी। मास कितना इधर कितना दोस्तों, यानी कि मास यहाँ पे 17 28 केजी निकल कर के आया। अब हम क्या जानते हैं, डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर जो होता है, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम इक्वल टू, पहले डेंसिटी बराबर क्या था, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को उधर ले जाएंगे, तो मास अपॉन डेंसिटी। तो मास बराबर कितना है, 17 28 अपॉन डेंसिटी बराबर कितना है, डेंसिटी की बात करें तो कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। अब ये क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या निकल करके, वॉल्यूम निकल करके आ गया। लेकिन वॉल्यूम की जगह पर हम क्या रखेंगे, फिर लेंथ को रख देंगे, क्योंकि हमको फाइनली क्या चाहिए, लेंथ ही चाहिए। एल ही चाहिए कि इसका एल लेंथ कितना होगा। तो एल अगर इसकी अगर ये क्यूब की बात करें दोस्तों, ये किसका क्यूब है, अगर ये क्यूब की बात करें तो 17 28 जो होता है वो 12 का क्यूब होता है। और ये 8 का क्यूब किसका है, 8 का जो क्यूब है ये 2 का क्यूब होता है। ये क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। 2 का क्यूब होता है तो ये 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, यानी कि एल क्यूब बराबर 6 के पावर क्यूब, 6 के पावर क्यूब। तो जब पावर जब सेम होता है तो आधार क्या होता है, बराबर होता है, आधार बराबर होता है। तो लंबाई कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। लंबाई क्या होगा दोस्तों, 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, डी है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी है, तब जाके आंसर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आया। क्योंकि ये जो हमारा द्रव्यमान निकल करके आया है, ये किस में है, केजी में है। क्या है, केजी में है। लेकिन हमें द्रव्यमान को किस में चेंज करना पड़ेगा, ग्राम में, क्योंकि सारा यूनिट किस में है, हमारा सीजीएस यूनिट में है। लेकिन ये हमारा एमकेएस सिस्टम में है। तो जब ग्राम में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 28 होगा, 1728 गुना 1000, तब यहाँ पे क्या आएगा, ग्राम में आएगा। तब इसका द्रव्यमान किस में आएगा, ग्राम में आएगा। यानी कि यहाँ पे 1000 से क्या करना पड़ेगा, गुना पर करना पड़ेगा। तो जब 1000 से गुना करेंगे तो 1000 का क्यूब कितना होता है, 10। यानी कि इसका एग्जैक्ट लेंथ की बात करेंगे तो वो कितने का होगा, 60 सेंटीमीटर का होगा। कितने का होगा, 60 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में नहीं दिया गया है, गलत दिया गया है। हालांकि यहाँ पे आंसर क्या होगा, 60 सेंटीमीटर होगा। तो ये बात को दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। या तो इसको यहाँ पे लेकिन दोस्तों आप इसको ऑप्शन को चेंज कर लीजिएगा और 60 सेंटीमीटर कर दीजिएगा। या तो यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं कि इसको सेंटीमीटर के जगह पर मीटर कर सकते हैं, मीटर कर सकते हैं, या तो 60 सेंटीमीटर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों कि 24 किलोग्राम द्रव्यमान, 24 किलोग्राम और 16 किलोग्राम के दो बच्चे किसी सीसो हिंडोरे की एक तरफ आलम से क्रमशः 1 मीटर और 0.625 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। यदि एक शीशों के दूसरे तरफ m किलोग्राम वजन का एक लड़का इतना मीटर की दूरी पर बैठता है तो शीशो संतुलन की स्थिति में रहता है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, एक क्या है, शीशो है। देखिए एक एक क्या दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एक झूला है। क्या है, एक इस प्रकार से झूला है। लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है दोस्तों, एक फलक्रम है। बीच में क्या होगा, एक फलक्रम होगा। बीच में फलक्रम है। फलक्रम थोड़ा इधर से करते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, बीच में कहीं पे भी क्या होगा, फलक्रम होगा। एग्जैक्ट ये बोला नहीं गया कि ये बीच में ही है, मतलब फलक्रम कहीं पे बीच में होगा। फलक्रम क्या होगा, कहीं पे बीच में होगा। तो इसमें से बोला क्या गया है कि एक जो है, इधर एक कोई बैठा हुआ है, यानी कि इधर कोई एक दो मतलब लड़का है। क्या है, दो लड़का है, जो कि एक क्या है, 24 केजी का है। क्या है दोस्तों, 24 केजी का है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे दूसरा भी एक लड़का बैठा हुआ है, जिसका द्रव्यमान कितना है, 16 केजी का है। कितना है, 16 केजी का है। और एक एम केजी का लड़का क्या है, बच्चा इधर बैठा हुआ है, एम केजी का। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, पहला क्या बोला गया है कि ये एक क्या है, एक 24 केजी का, 24 केजी का है, और ये क्या है, 16 केजी का है। तो 24 केजी का जो डिस्टेंस है, 24 केजी वाला जो डिस्टेंस है, कहाँ से, फलक्रम से, कहाँ से,
फलक्रम से 24 केजी वाले का डिस्टेंस जो है फलक्रम से वो कितना है, 1 मीटर है। और जो 16 केजी का डिस्टेंस फलक्रम से है वो कितना है, 0.625 है मीटर है, ये 0.625 मीटर है। लेकिन जो m केजी का द्रव्यमान वाला एक बच्चा बैठा हुआ है, जो इधर बैठा हुआ राइट साइड बैठा हुआ है, m केजी का द्रव्यमान जो राइट साइड बैठा हुआ है, इसकी लेंथ कितना है फलक्रम से, तो 1.6 मीटर में है, 1.6 मीटर में है, तो जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। तो ये इस m का दोस्तों मान हमें निकालना है कि ये जो m केजी है, ये जो m का है, m केजी का है, इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इसमें क्या करते हैं, इसको मिड पॉइंट, इस यहाँ पे हम क्या मानते हैं, फलक्रम ये, तो इसको टॉर्क के अकॉर्डिंग इधर का और इधर दोनों का क्या होगा, बराबर करना है। बराबर करने का जैसे तुला होता है दोस्तों, जैसे तराजू होता है, जब हम दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो तुला में क्या होता है, इधर का सामान इधर का सामान बराबर करके देता है। तो यहाँ पे दोनों को क्या करना है, हमें बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जैसे इस प्रकार से, यानी कि 24, दोनों का क्या होगा 24 गुना इसका लेंथ कितना है, यानी कि फोर्स इंटू क्या जानते हो दोस्तों, टॉर्क हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारा, यानी कि फोर्स या तो मास इंटू डिस्टेंस, तो मास इसका कितना दिया गया 24, 24, और इसका डिस्टेंस कितना है 1, प्लस प्लस इधर है तो बाएं साइड, फलक्रम के बाएं साइड, तो बाएं साइड वाले को सिर्फ एक तरफ रखेंगे, 16 इंटू 0.625, 0.625 इक्वल टू इसका m इंटू 1.6, 1.6, ये हमारा बैलेंस हो गया। अब यहाँ अब देखिए दोस्तों, इसको क्या करेंगे, अगर पॉइंट को हम हटाते हैं तो पॉइंट के बदले कितना जीरो आएगा, 3 जीरो आएगा। अब 25 का जब करेंगे पहाड़ा दोस्तों, 25 पचे 625, 25 चौके 100, 25 चौक 100, आने के नीचे क्या 40 ऊपर 25। फिर अगर इसको काटें तो 5 पचे 25, 25 अठी 40, 5 8 एक 8, 8 दूना 16, यानी कि 5 दूना 10, 24 और ये 10 बराबर क्या होगा, बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू 1.6, m इंटू 1.6। अब m बराबर यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं हम, 24 और 10 34, 34 बट्टा 1.6, 1.6, इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बदले जीरो, कितना बार में कटेगा, 16 दूना 32, कितना बचा 2, यानी कि 16 का 16, तो दो के बाद एक ही ऑप्शन में है, ए नंबर का। तो ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो राइट साइड बच्चा बैठा हुआ है उसका द्रव्यमान कितना है, 21.25 केजी है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 3.6 किलो ओम के प्रतिरोध, यानी कि ओम मतलब कि रेजिस्टेंस दिया है 3.6 किलो ओम, और जो ये एम्पियर यानी कि धारा दिया गया है करंट, वो 2.5 माइक्रो एम्पियर दिया गया है, माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। इसको ऑप्शन नहीं दिया गया दोस्तों, ऑप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑप्शन कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन जो होगा ए बराबर ए का मान कितना दिया गया है, तो 0.3 वोल्ट। बी का ऑप्शन क्या होगा, बी का ऑप्शन क्या होगा दोस्तों 9 वोल्ट। और सी का ऑप्शन क्या हो, सी का ऑप्शन क्या है दोस्तों 8 वोल्ट। और डी बराबर कितना दिया गया दोस्तों 1.44 वोल्ट। तो देखिए दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा दोस्तों कि पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखिएगा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। तो अब दोस्तों हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो I बराबर हमारा कितना है 2.5 माइक्रो एम्पियर। लेकिन दोस्तों वोल्टेज में हमारा कुछ ऐसा लगा हुआ नहीं है, जैसे कि यहाँ पे किलो लगा हुआ है, यहाँ पे माइक्रो लगा हुआ है, तो यहाँ पे लेकिन नहीं लगा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस एम्पियर को यानी कि माइक्रो को हटाएंगे। तो माइक्रो को हटाने, एक माइक्रो एम्पियर एक माइक्रो बराबर कितना होता है 10⁻³ -3 होता है। माइक्रो मतलब क्या था 10⁻³ होता है, तो -3। और रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितना है 3.6 इंटू किलो का मतलब क्या होता है 10⁻3। तो देखिए दोस्तों, अगर ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये क्या होगा माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये पॉइंट यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से, 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 0। फिर 25 का 25, 25 चौके 100, 4 9 36, यानी कि वोल्टेज निकल करके कितना आ गया 9 वोल्ट निकल करके आ गया।
9 वोल्ट। तो बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सामान्य रूप में कंप्यूटर की सुरक्षा से जुड़े सभी प्रकार के थ्रेड्स जैसे कि वायरस, स्पाई वायरस, वर्म्स वर्म्स ट्रोजन, रूटविट्स आदि आम है, आदि आम है। तो ये सारी चीजें क्या है दोस्तों, ये की सारी चीजें, जैसे कि जो वायरस की बात करें तो वायरस क्या है, लैपटॉप या कंप्यूटर किसी के लिए क्या है, नुकसानदेही है। स्पाईवेयर की कारण थी बात करें तो ये भी नुकसानदेह है। ट्रोजन की बात करें, यानी कि दोस्तों ये सारे के सारे क्या है, मालवेयर है जो कि नुकसान पहुंचाता है लैपटॉप या कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, मालवेयर है। क्या है, मालवेयर है। अब देखिए दोस्तों मालवेयर क्या होता है, जैसे कि जब मॉलवेयर का काम क्या है दोस्तों, ये जितने भी लैपटॉप या सिस्टम में या मॉनिटर में या कंप्यूटर में जो भी दूसरी टाइप का जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखेंगे या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखेंगे, उस एप्लीकेशन को क्या करेगा, ये नुकसान पहुंचाता है। उस सॉफ्टवेयर को क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है। तो वो क्या कहलाता है, मालवेयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि एक तार को उसकी मूल लंबाई से 4 गुना तक खींचा जाता है, तो खींचे हुए तार का प्रतिरोध इसके मूल प्रतिरोध का डैश होगा, मूल प्रतिरोध का डैश होगा। देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है एल अपॉन ओ सॉरी रो इंटू एल अपॉन ए होता है। क्या होता है, ए होता है। लेकिन क्या बोला गया कि एक तार को उसकी मूल लंबाई से 4 गुना खींचा जाता है, तो खींचे हुए तार का प्रतिरोध मूल प्रतिरोध का होगा। यानी कि देखिए दोस्तों ये पहला, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लिए। अब क्या बोला गया है कि इसकी मूल लंबाई को, यानी कि लंबाई को क्या करना है, 4 गुना करना है। क्या करना है, 4 गुना करना है। यानी कि ये लेंथ को यहाँ पे है, इसको क्या किया गया है, 4 गुना कर दिया गया है, हो जाएगा। लेंथ यानी कि 4 गुना किया गया है, 4 गुना किया गया, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों बात को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ थोड़ा उल्टा है। क्या है, इसमें क्या बोला गया कि लेंथ को, जब एक वही तार है, पहले से एक तार दिया हो गया है, अब उसी तार को, तो इसका एरिया मान लेते हैं ए है। क्या एरिया ए है, तो जब एरिया इसका ए है, अब इसकी लंबाई एल है, एरिया ए है, तो जब इसको खींचा जाएगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। इसको इसको क्या किया गया, लेंथ का 4L कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 4L कर दिया गया। तो मटेरियल दोस्तों कहीं से ऐड नहीं किया गया है, तो जब ये लंबाई बढ़ गया तो एरिया क्या होगा, घटेगा। एरिया क्या होगा दोस्तों, घटेगा। एरिया निश्चित रूप से क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो एरिया घटेगा, लेकिन हमारा आयतन तो वही रहेगा। जितना मटेरियल इसमें है उतना मटेरियल इसमें भी होगा, तो इसका आयतन क्या रहेगा, सेम रहेगा। आयतन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जब आयतन सेम रहेगा दोस्तों, यानी कि हमें यहाँ पे आयतन से खेला करना होगा। तो आयतन हमारा क्या होता है, किसी भी तार की बात करें तो एरिया हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि पाई आर स्क्वायर क्या होता है, हमारा एरिया होता है, और एरिया के साथ हम हाइट या तो लेंथ को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तार हमारा क्या दोस्तों, बेलन का रूप होता है, तो बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आयतन की बात करें पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर में इस सर्कुलर एरिया का, हमारा ये सर्कुलर की बात करें तो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई आर स्क्वायर में अगर इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, या इस या हाइट इसको बोल सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम निकल करके आएगा, आयतन। आयतन निकल करके आएगा। तो जब ये आयतन होगा, तो आयतन होगा दोस्तों, तो आयतन को अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो जब आयतन निकालना पड़ेगा तो इसमें हमें दोस्तों आयतन लेके चलना है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऊपर भी एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये ए एल मिल करके हमारा क्या होगा, वॉल्यूम बन जाए। क्या होगा, वॉल्यूम बन जाए। क्योंकि वॉल्यूम तो हमारा चेंज नहीं ना होगा दोस्तों, एरिया तो हमारा घट जाएगा, लेकिन वॉल्यूम तो हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल, एल स्क्वायर, तो ऊपर यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर अब हमारा 1 हो गया। अब हमें इस इक्वेशन के साथ खेला करना है, जैसे कि ये रेजिस्टेंस हमारा है। अब इसको R1 मान लेते हैं कि पहले R1 रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टिविटी हमारा क्या होगा, सेम रहेगा। अब एरिया को क्या करना, लेंथ को क्या करना है, 4 गुना।
तो 4 गुना कर दिया हमने। तो वॉल्यूम तो हमारा चेंज होगा ही नहीं, वॉल्यूम वही रहेगा, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, रो 4 चौके 16 एल स्क्वायर अपॉन भी, अपॉन भी। तो अब यहाँ पे दोस्तों इसको हम आगे देखते हैं कि R2, ये हमारा R2 होगा। तो R2 बराबर हम क्या करेंगे, 16 को बाहर करेंगे और ये रो एल स्क्वायर अपॉन भी, अपॉन भी। यानी कि दोस्तों ये हमारा क्या है, एल यानी कि रो एल स्क्वायर भी। तो इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, R1 रख देंगे, यानी कि R2 इक्वल टू 16 16 और ये R1 16 R1 16 R1। यानी कि अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, कि पहले रेजिस्टेंस हमारा R1 था, लेकिन अब कितना हो गया, 16 गुना हो गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया, 16 गुना हो गया। तो यहाँ पे 16 गुना यानी कि सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। रेजिस्टेंस यानी कि दोस्तों रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्यू कूलम के आवेश को 12.5 वोल्ट पर आधारित करने में यदि 625 जूल का कार्य होता है तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो हम दोस्तों पहले पढ़ चुके हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपन क्यू, या तो Q इक्वल टू होता है वर्क डन अपन V, या तो हम इसको वर्क डन इक्वल टू क्यू भी। ये तीन चीज इसको हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम इस तरीका से लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, क्यू चाहिए। तो क्यू हमारा ये है, क्यू वर्क डन हमारा कितना है 625 जूल और 12.5 वोल्ट, पॉइंट को ऊपर कर देंगे तो 125 बचे, 5 बार में कट जाएगा यानी कि 50। तो हीट जो यानी कि चार्ज जो हो गया, क्यू हमारा क्या दर्शाता है, चार्ज को। तो 50 कूलम हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, डी नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डैश सर्कल एक स्पष्ट चक्र है जो गियर को ऐसे लिया जा सकता है जैसे कोई रोलिंग सिलेंडर बिना घर्षण घूमता है, बिना घर्षण घूमता है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, पीच हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, पीच हो जाएगा आंसर। पीच कहने का मतलब होता है दोस्तों पीच सर्कल। जैसे कि देखिए ये हमारा क्या होता है, गियर जो होता है दोस्तों, हमारा दांत कुछ इस प्रकार से कटा होता है, टीथ, दांत इस प्रकार से कटा होता है, क्या होता है, दांत इस प्रकार से कटा होता है। तो ये हमारा बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जाता है, लाइन ड्रॉ किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, पीच सर्कल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पीच सर्कल कहा जाता है, पीच सर्कल। और यहां से जो ऊपर फेस तक, ऊपर लाइन तक ऊपर भी एक सर्कल ड्रॉ किया जाएगा। तो ये इसको बोला जाता है अडेंडम सर्कल, इसको क्या बोलते हैं, अडेंडम सर्कल, अडेंडम सर्कल। और जो सबसे नीचे वाला रेखा है उसको डिडेंडम सर्कल बोला जाता है। यानी कि यहां से यहां तक जो लेंथ होता है उसे अडेंडम कहा जाता है, उसे अडेंडम कहा जाता है। और यहां से नीचे जो हमारा होता है वो डिडेंडम कहलाता है, डिडेंडम कहलाता है, डिडेंडम कहलाता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि कोई रोलिंग सिलेंडर बिना घर्षण के घूमता है। तो यहाँ पे जब आता है तो कोई घर्षण, बिना घर्षण का घूमता है, तो वो पिच कहलाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वक्र का यौगिक, देखिए डैश, वक्र एक यौगिक कर्व है जिसमें दो वक्र होते हैं जो स्पर्श रेखा के एक बिंदु पर जुड़ते हैं और एक स्पर्श रेखा के एक ही तरफ स्थित होते हैं, एक ही तरफ स्थित होते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, ओगी कहलाता है। क्या कहलाता है, ओगी रेखा कहलाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग में वस्तु की ऊर्ध्वाधर रेखाएं लंबवत खींची जाती है और चौड़ाई व गहराई रेखाएं डैश पर क्षैतिज में दर्शाई जाती है, क्षैतिज में दर्शाई जाती है। देखिए दोस्तों जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है ना वो तीन प्रकार का होता है। क्या होता है, तीन प्रकार का होता है। जैसे कि आइसोमेट्रिक, देखिए ये हमारा अगर हम ड्राइंग इस प्रकार से बना रहे हैं तो ये सतह हमारा है, क्या है ये, सतह है। तो ये सतह के साथ अगर 30 डिग्री के साथ एंगल बन रहा है, 30 डिग्री के साथ बना रहा है, तो वो हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है। यानी कि जो सरफेस के साथ क्या बनाता है, 30 डिग्री बनाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। हालांकि दोस्तों हम ये ड्राइंग का क्लास अभी चल ही रहा है दोस्तों, तो ड्राइंग में दोस्तों हमने करा चुका है
मतलब कि लाइन इंस्ट्रूमेंट और लाइन करा चुके हैं और अभी प्रोजेक्शन ही चल रहा है। तो अगला क्लास जो हमारा होगा दोस्तों, ये इसी टॉपिक पे होगा। ये क्या होगा, इसी टॉपिक पे होगा। तो वहां पे आप आके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि क्षैतिज के हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल में बनाया जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है दोस्तों कि फॉन्ट के कैरेक्टर के बीच की रिक्त खाली स्थान को संदर्भित करता है, संदर्भित करता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, कर्निंग कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्निंग कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्निंग कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि -150 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में चेंज करना है। तो हम क्या जानते हैं, C/5 F-32 इक्वल टू बट्टा 9, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में आने की कितना दिया गया, -150 बट्टा 5, फिर F-32/9, फिर 5×3 = 15 यानी कि 30, यानी कि 9×3 = 27, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि F-270, ये माइनस है, बराबर के उस पर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो F बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 0 में 10 में 2 चला जाएगा 8, फिर यहाँ पे 6 में 3 3, फिर यहाँ पे 2 का 2 बच जाएगा, यानी कि -238 डिग्री, -238 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ए नंबर का है। ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन, 75 ग्राम द्रव्यमान के एक ठोस का सापेक्ष घनत्व क्या होगा यदि पानी में पूरी तरह से डूबे होने पर उसका भार 25 ग्राम होता है। देखिए दोस्तों, देखिए तो हम क्या जानते हैं कि जैसे कि यहाँ पे अगर हम कोई वस्तु बाहर में है, तो ये बाहर में इसका वजन क्या है, ये पानी के क्या बाहर में है, सतह, पृथ्वी की सतह पर है। तो इसका द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी की सतह पर 75 केजी है। लेकिन जब इसको पानी में हम, यानी कि हवा में इसका वजन कितना है, हवा में है, जब इसको पानी में हम डुबाते हैं तो इसका वजन कितना महसूस हो रहा है, मात्र 25 ग्राम ही महसूस हो रहा है। जैसे कि दोस्तों आप कोई वस्तु को पानी के अंदर, पत्थर को डुबाइएगा तो बाहर आपको ज्यादा भारी लगेगा, लेकिन अंदर जब आप उसको करेंगे तो आपको हल्का लगेगा। क्या लगेगा, हल्का लगेगा। तो यहाँ पे ऊपर कितना ग्राम है, 75 ग्राम है, ऊपर कितना है, 75 ग्राम है। लेकिन जब पानी के अंदर ले गया गया तो वो 25 ग्राम ही महसूस हो रहा है, यानी कि कितना हल्का महसूस हो रहा है, 50 ग्राम हल्का महसूस हो रहा है, 50 ग्राम हल्का महसूस हो रहा है। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, हवा में भार, वस्तु का हवा में भार, यानी कि हवा में भार, यानी कि ओरिजिनल भार बटा भार में कमी। भार में कमी या तो द्रव्यमान का कमी, हवा में द्रव्यमान या भार में हवा में द्रव्यमान या हवा में भार, या तो द्रव्यमान में कमी या भार में कमी, भार में कमी। तो हवा में कितना है, ये 75 है। कमी कहने का मतलब कितना कमी हुआ, 75 था लेकिन महसूस कितने का हो रहा है, 50 का हो रहा है। तो 75 - 25, 75 - 25, 75 बट्टा कितना हो जाएगा, 50। तो ये कितना बार में कटेगा, 25×2 = 50, 25×3 = 75, यानी कि 2×1 = 1.5। तो रिलेटिव डेंसिटी का कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि कताल, कतल इज द यूनिट ऑफ, कटल इज द यूनिट ऑफ, तो कतल किसकी इकाई है, तो कतल जो इकाई, किसकी इकाई है दोस्तों, तो ये कैटालिटिक एक्टिविटी का होता है। क्या होता है, कैटालिटिक एक्टिविटी का। जैसे कि दोस्तों कतल क्या होता है, जैसे कि एक मोल, एक सेकंड दोस्तों, यानी कि एक कतल की बात करें दोस्तों, एक कताल या कतल की, तो ये कितना होता है, 1 मोल प्रति सेकेंड, 1 मोल प्रति सेकेंड एक कतल बराबर होता है। तो ये यूनिट देखिए, तो यूनिट और कन्वर्जन में दोस्तों ये ज्यादा डीप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का, यानी कि कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी। तो ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। डैश प्रक्रिया आपके कंप्यूटर पर स्थापित ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में लोड करती है, लोड करती है। तो वो क्या कहलाता है, यानी कि दोस्तों वो क्या कहलाता है, बूट कहलाता है। क्या कहलाता है, बूट कहलाता है। देखिए दोस्तों मेमोरी जो होता है दो प्रकार का होता है, मेमोरी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। तो मेमोरी में दो प्रकार कौन कौन से है दोस्तों, एक होता है रैम और दूसरा क्या होता है दोस्तों, रोम होता है। दूसरा क्या होता है, रोम होता है। तो रोम का, रैम कहने का मतलब क्या है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये क्या है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी।
रीड ओनली ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो जब जब ऑपरेटिंग सिस्टम को दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम जब स्थापित किया जाता है मेमोरी में, तो वो क्या होता है, अपने आप को बूट करता है। बूट मतलब देखिए दोस्तों, फोन को क्या करते हैं, जब हैंग वगैरह हो जाता है तो हम फोन को क्या करते हैं, फिर से स्थापित और मतलब फिर से यानी कि रिस्टार्ट कर देते हैं या रिबूट कर देते हैं, तो फिर से हमारा फोन क्या होता है, बूस्ट हो जाता है। तो बूट वो क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सेंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कंप्यूटर की अगर हम बात करें, तो अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है दोस्तों, तो कंप्यूटर हम लोग को आईटी लिटरेसी के अंदर पढ़ना है। तो आईटी लिटरेसी के लिए दोस्तों कंप्यूटर का, मैंने दोस्तों जब एलपी यानी कि जो रेलवे साइंस का जब सीरीज हमने शुरू किया गया था यूथ का, तो सारे क्वेश्चन हमने दोस्तों करा रखा है। तो एल जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहां पे हमने डिटेल से थ्योरी के साथ साथ बता के रखा है दोस्तों। तो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है रेलवे साइंस का, जिसमें कंप्यूटर करके फोल्डर बना हुआ है, वहां पे जाके आप डिटेल से आईटी लिटरेसी को कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों कंप्यूटर का। क्योंकि अब उतना समय नहीं है कि आप उसको डिटेल से वीडियो बन पाएगा, क्योंकि दोस्तों टाइम मुझे नहीं मिल पाता है। तो आप वहां पे जाके वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वहां से कंप्यूटर आपका क्लियर हो जाएगा आईटी लिटरेसी के लिए। आईटी बाकी दोस्तों जो हल्का फुल्का जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं लेके आऊंगा। तो यहाँ पे बूट सी नंबर का क्या हो, सेंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 1200 न्यूटन का बल 45 किलोग्राम द्रव्यमान की एक ट्रॉली को 30 मीटर धकेलता है, तो की गई कार्य का मान बताएं। यानी कि वर्क पूछा गया है। क्या है, वर्क पूछा गया है। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, वर्क हमारा जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा कितना है, 1200 न्यूटन का है। डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर धकेल दिया, 30 मीटर धकेल दिया, यानी कि 12 36 पर कितना, 3 जीरो, यानी कि 36। और 3 जीरो का मतलब क्या होता है, के यानी कि किलो जूल, 36 किलो जूल। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सेंसर आंसर हो जाएगा। ये 45 किलोग्राम द्रव्यमान से हमको दोस्तों कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पंप की शक्ति का पता लगाएं अगर यह 25 मिनट में 750 लीटर पानी को 150 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाता है। दक्षता को 75% मान लें और जी 10 मीटर प्रति सेकंड है। पानी का घनत्व तो इतना है, रखें। यानी कि शक्ति निकालना है दोस्तों, पावर, पावर हमें निकालना है। तो पावर हमारा क्या होता है दोस्तों, पावर निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। और यहाँ पे वर्क के जगह पर हम क्या लेंगे, एम जी एच को लेंगे। क्या लेंगे, एम जी एच को लेंगे। और नीचे क्या लेंगे, हम टाइम लेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसका क्षमता क्या है, 75% है। यानी कि पावर जो है पहले से 75% है। पावर की बात करें तो ये 75% पहले से है। पावर इसका क्या है, 75% ही है। कितना है, 75%। तो मास की बात करें दोस्तों, तो ये कितना है, 750 लीटर। 750 लीटर तो वॉल्यूम है ये दोस्तों। तो इसको 750 लीटर ही रहने देते हैं, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको 750 रहने दिए हमने, रहने दिया। और जी का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। जी का मान कितना है, 10 है। और हाइट कितना तक जाता है, 150 मीटर तक जाता है। और समय कितना दिया गया है, 25 मिनट। तो मिनट को हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सेकंड में चेंज कर दिया। क्या किया, सेकंड में चेंज कर दिया। अब ये क्या क्या कट सकता है, एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो रहने देते, एक जीरो से एक जीरो ये काट देते हैं दोस्तों। बल्कि 25 छक्के क्या होता है, 150। तो ये 6 से 6 क्या होगा, कट जाएगा। फिर यहाँ से काट देते हैं, 75 एका 75, यहाँ पे कितना बच गया, 10 बच गया। ये 2 जीरो इधर आ जाएगा, यानी कि P इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 इधर है, यहाँ पे 10 है। और ये 2 जीरो इधर आ जाएगा, ये 2 जीरो इधर। यानी कि पावर कितना निकल करके आया, 1 किलो वॉट। पावर कितना निकल करके आ गया, 1 किलो वॉट, जो कि बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन, ज्वलनशील और अत्यधिक विषैली गैस है। अत्यधिक विषैली गैस है, विषैली गैस है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम दो चीज के बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर अत्यधिक विषैली गैस की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। क्योंकि दोस्तों ये कि आर्सेनिक जो है वो रंगहीन भी है, ज्वलनशील भी है और अत्यधिक विषैली भी है, अत्यधिक विषैली भी है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हालांकि आर्सेनिक की बात करें दोस्तों, तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, सेमीकंडक्टर के रूप, ये सेमीकंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर है, तो ये
कहाँ पे किया जा सकता है ये, क्या कहते हैं उसको, तो चिप वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि 894 मिलीमीटर इंटू 841 मिलीमीटर डेस्क पेपर का साइज है। तो ड्राइंग शीट का साइज हमने दोस्तों पहले बता रखा है कि ड्राइंग शीट का साइज क्या होता है। तो ड्राइंग शीट का जो साइज है वो क्या क्या होता है, तो पहला A0 होता है। तो A0 में कितना होता है दोस्तों, 841 इंटू 1189 होता है। फिर A1 की बात करें तो हमने क्या बोला था, इसको आधा कर देना है। तो कितना 2594, यानी कि 2 चौका 8 पॉइंट के बाद नहीं लेते हैं, फिर इसको डायरेक्ट यहाँ पे ले आते हैं। फिर A1 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी A2 बराबर इसका आधा, यानी कि 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी कि 420 इंटू ये 594 को यहाँ पे हम ले आएंगे। फिर A3 बराबर क्या होगा, इसका आधा, यानी कि 2 दूना 4, 2 नवा 18, फिर 2 से 14, और फिर इस 420 को यहाँ पे उतार देंगे। फिर A4 साइज क्या हो जाएगा, A4 साइज इसका आधा, यानी कि 210 इंटू 297। तो किसके बारे में, तो ये कौन सा दिया गया, 594841, 594841, यानी कि यहाँ पे A1 यानी कि कौन सा है, A1 साइज का है। तो A1 यहाँ पे क्या होगा, सेंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित गियर ट्रेन में चालक के 32 दांतें हैं जबकि फॉलोअर के 20 दांतें हैं। चालक के प्रत्येक 25 टर्न पर फ्लोवर डैश बार बदल जाता है, डैश बार बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, गियर ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2, फिर N2 अपॉन N1, N1 इक्वल टू D1 अपॉन D2। ये क्या होता है, गियर ट्रेन का दोस्तों फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है। डी से हमारा क्या होता है दोस्तों, जो गियर में दांत होता है वो दांत होता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होता है। और डी क्या होता है, डायमीटर हो जाता है। गियर का क्या होता है, डायमीटर हो जाता है। तो डी से हमारा क्या होगा दोस्तों, डायमीटर हो जाएगा, गियर का डायमीटर। एन से क्या हो जाएगा, एन से क्या यानी कि इसका क्या हो जाएगा, चाल हो, स्पीड हो जाएगा, किस स्पीड से गियर घूम रहा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। और टी से हमारा क्या होगा, टीथ, यानी कि कितने दांत होंगे गियर में। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या क्या दिया गया है, ये देखिए T1 बराबर जो दिया गया है, दांत कटा हुआ कितना, T1 बराबर 32, और T2 बराबर कितने दिए गए हैं, 20, 20, और चालक के प्रत्येक 25, यानी कि ये क्या दिया गया है, फॉलोवर जो क्या दिया गया है, यानी कि N2, ये N1 बराबर कितना है, 25। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 32 बट्टा क्या होगा, 20, फिर ये N2 बट्टा 25, तो 5 चौक 20, 5 पचे 25, फिर 4 अठी 32, यानी कि 8 पचे 40, 8 पचे 40। तो यहाँ पे 40 क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। एक रॉकेट 0.3 सेकंड में 108 मीटर की यात्रा करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी गति क्या होगा, गति क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, स्पीड हमारा क्या होता है, स्पीड या चाल या गति जो भी होता है, क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, 108 अपॉन 0.3। अब इसको काटेंगे दोस्तों, कितना होगा, पॉइंट के बदले ऊपर एक जीरो करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी इसको काट देंगे, कितना का मान कटेगा, 3 तिया 9, 3 छक्के 18, एक जीरो यहाँ पे। अब ये क्या हमारा मीटर पर सेकंड में है, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, 18 से मतलब यानी कि 18/5 से गुना करेंगे, तो कितना होगा, हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, फिर 18 दूना 36 के 6, बाकी यहाँ 3 30, बाकी यहाँ 3, फिर 18 सत्ते 26 से 26 और 3 कितना होगा, 29, यानी कि 1296 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। 4.5 ग्राम नाइट्रोजन की वाष्पन की गुप्त उष्मा ज्ञात करें। अगर इसे 196 पर संगणित किया जाए तो इसमें 900 जूल उष्मा निकलती है, 900 जूल उष्मा निकलती है। तो देखिए दोस्तों, गुप्त उष्मा हमारा जो फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, ml होता है। तो Q हमारा क्या होता है, हीट एनर्जी होता है, और m हमारा क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान हो जाता है, और एल हमारा क्या होता है, लेटेंट हीट हो जाता है। तो जब जूल उष्मा निकलती है, तो यानी कि यहाँ पे गुप्त उष्मा ज्ञात कीजिए, यानी कि लेटेंट हीट ज्ञात कीजिए, ये बोला गया गुप्त उष्मा। तो एल बराबर हमें क्या चाहिए, क्यू अपॉन एम, क्यू अपॉन एम। तो क्यू यानी कि हीट, यहाँ पे कितना ऊर्जा दिया गया है, 990 जूल दिया गया है, और मास की बात करें कितना दिया गया है, 4.5 दिया गया है। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 0, फिर 9 पचे 45,
फिर 9 एका 9, 9 एका 9, 2 जीरो, फिर काटेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी कि 220। तो लेटेंट हीट कितना हो जाएगा? 220 जूल पर ग्राम, 220 जूल पर ग्राम, यानी कि बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी की लीवर का उदाहरण है? लीवर का उदाहरण है तो देखिए दोस्तों, हमने प्रथम श्रेणी की बात करें तो प्रथम श्रेणी में क्या आ जाएगा? प्लायर्स आ जाएगा, नट क्रैकर्स ये किस में आएगा? ये थर्ड में आएगा। ये व्हील बैरो हमारा किस में आएगा? सेकंड में आएगा। और ये आई स्ट्रॉन्ग किस में आता है? थर्ड क्लास का है। तो ये हमारा था दोस्तों जो मैकेनिकल डीजल में क्वेश्चन पूछा गया था एलपीसीबीटी 2 का 2019 का। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे था। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिला होगा। तो हाँ दोस्तों, और आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि आपका कितना स्कोर हुआ। टोटल दोस्तों 33 क्वेश्चन था, 33 में दोस्तों आपका स्कोर कितना हुआ ये कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो ये स्कैनर है दोस्तों, यहाँ पे आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं स्कैन करके टेलीग्राम से। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।